हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, क्योंकि इसी तरह के और वीडियोस टेस्ट आपको इस चैनल पर निरंतर आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो देखिएगा टेस्ट नंबर 3 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम एक एक को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या था कि मोलर चालकता की इकाई है। मोलर चालकता की इकाई है तो याद रखिएगा मोलर चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये इकाई क्यों होती है इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है कापा गुणा 1000 बटा एम, है ना। तो लैम्डा एम की इकाई निकालनी है तो सबसे पहले हमें कापा की इकाई निकालनी होगी, और कापा बराबर क्या होता है एल बटा, कापा बराबर होता है 1 बटा आर गुणा एल बटा ए, है ना। 1 बटा आर का मात्रक होता है ओम इनवर्स और एल बटा ए का मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स। तो बताओ कापा का मात्रक क्या हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स गुणा 1000 का कोई मात्रक नहीं होता तो हम ऊपर 1 लिख देंगे, और मोलरता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर। लीटर को हम लिख सकते हैं एमएल, एमएल को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो मात्रक आएगा वो आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्न में से किस एक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। निम्न में से किस एक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। तो याद कीजिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि इस श्रेणी में सबसे ऊपर लिथियम आता है, फिर पोटेशियम, ऐसे करते करते नीचे चलते हैं तो फिर हाइड्रोजन आ जाता है, और हाइड्रोजन के नीचे फिर कॉपर, Hg, ये सब मेटल्स आती है ना। तो इस श्रेणी के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है ना। उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना माना गया है 0। और इस हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं हैं उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, और हाइड्रोजन से नीचे वाली जो धातुएं हैं उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस में होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है इसलिए इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में होगा। मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर आती है इसलिए इसका भी मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में होगा। मैग्नीज जो है वो भी हाइड्रोजन से ऊपर आती है इसलिए मैग्नीज का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में होगा। लेकिन जो कॉपर है ना वो हाइड्रोजन के नीचे आती है इसलिए इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव किस में होगा प्लस में। तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कॉपर। निम्न में से किस एक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। तो आंसर हो जाएगा कॉपर, है ना। जिंक का, मैग्नीशियम का और मैग्नीज का, इनका सबका माइनस में होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को निम्न में से किस एक धातु के पात्र में नहीं रखा जा सकता। किस एक धातु के पात्र में नहीं रखा जा सकता। तो याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था कि किसी धातु के लवण के जलीय विलयन को उस धातु से अधिक सक्रिय धातु के पात्र में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अधिक सक्रिय धातु का जो पात्र है उस पात्र की जो अधिक सक्रिय धातु है वो कम सक्रिय धातु के लवण के जलीय विलयन के साथ क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है, और उसको, है ना, उसको दूसरे कंपाउंड में चेंज कर देगी। किस कंपाउंड में चेंज करेंगी, किस धातु लवण में चेंज करेगी, जिस धातु का वो पात्र था, है ना, उस धातु के लवण में उसको क्या कर देगी चेंज कर देगी। तो याद रखिएगा जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर से आयरन ऊपर आता है, कैडमियम भी ऊपर आता है, निकल भी कहाँ आता है ऊपर आता है। इसका मतलब आयरन, कैडमियम और निकल इन तीनों धातुओं की सक्रियता कॉपर से क्या होती है ज़्यादा होती है। ऊपर वाली धातु की सक्रियता अधिक बताई थी और नीचे वाली धातु की सक्रियता कम बताई थी। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप देखिएगा ये तीनों धातुएं
कॉपर से कहाँ आती है, ऊपर आती है, इसलिए इन तीनों की सक्रियता कॉपर से ज़्यादा है। इस कारण से ये तीनों ही कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगी। तो कॉपर सल्फेट के साथ आयरन जब क्रिया करेगी तो आयरन सल्फेट बनेगा, कैडमियम जब क्रिया करेगी तो कैडमियम सल्फेट बनेगा, और निकल जब क्रिया करेगी तो निकल सल्फेट बनेगा। इसका मतलब ये तीनों धातुएं कॉपर सल्फेट को दूसरे लवण में चेंज कर देगी, जिस धातु की वो स्वयं होगी उसके लवण में। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सक्रिय धातु का चयन कीजिए। तो याद कीजिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सक्रियता में कमी आती है, और सबसे ऊपर धातु मैंने आपको बताई थी लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम। याद कीजिएगा, याद करने का तरीका भी बताया था। लेके बारात श्री का आना, मजे से आना, मन जो करे फेंक दे निगाहें सुंदरी पर प्यार भरी। लेके बारात श्री का मतलब क्या था, स्ट्रोंशियम था। अब देखो इन चारों धातुओं में ऊपर ही ऊपर कौन सी आ गई, स्ट्रोंशियम आ गई। कैल्शियम नीचे आएगी, मैग्नीशियम नीचे आएगी, एल्यूमिनियम नीचे आएगी, तो सर्वाधिक सक्रिय कौन हो गई, स्ट्रोंशियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रोंशियम। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, लेके बारात श्री का आना, मजे से आना, मन जो करे फेंक दे निगाहें सुंदरी पर प्यार भरी। फिर हाइड्रोजन आ जाता है, फिर नीचे छापा आता है, कॉपर, Hg, Ag, Pt और Au, फिर आई बाहर कल। फिर चलेगा, सेल स्थिरांक का मात्रक होगा। तो देखो सेल स्थिरांक होता है L/A, L यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में, और A इलेक्ट्रोड के डूबे भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। सॉल्व करोगे सेंटीमीटर इनवर्स, तो आंसर हो जाएगा C। आंसर क्या हो जाएगा, C। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कोलराउस का नियम लिखिए। तो कोलराउस का नियम क्या होता है, देखो मैंने आंसर यहाँ पर लिख कर दे दिया है। अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता उस विद्युत अपघटय में उपस्थित आयनों की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात लैम्डा नोट m का जो मान होता है, यानी अनंत अनुता पर या शून्य सांद्रता पर, इसको शून्य सांद्रता भी बोल सकते हैं, शून्य सांद्रता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता उस विद्युत अपघटय में जो धनायन है उसकी शून्य सांद्रता पर आयनिक चालकता, और जो ऋणायन है उसकी शून्य सांद्रता पर आयनिक चालकता, इन दोनों के योग के बराबर होती है। तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, यानी इसका मान और इसका मान आपस में जुड़ेगा तो इसका मान आएगा, है ना। तो लैम्डा नोट m इज इक्वल टू होता है लैम्डा नोट प्लस लैम्डा नोट माइनस। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है, Mg+2 व Cl- आयनों की सीमांत मोलर चालकता क्रमशः 106 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स व 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, कोलराउस का नियम याद कीजिएगा, उस नियम के अनुसार आपको लैम्डा नोट MgCl2 ज्ञात करना है। तो इसका जो मान होगा वो होगा लैम्डा नोट Mg+2 प्लस 2 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि Cl-2 है, तो 2 गुणा लैम्डा नोट Cl-। बताओ Mg+2 की मोलर चालकता कितनी है, 106, है ना, सीमांत मोलर चालकता, और Cl- की कितनी है, 76.3, तो 2 गुणा 76.3 सोल्व करोगे 258.6 आएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 258.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलेगा, अगला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाइए। तो ये चित्र मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। ये देखिएगा, इसमें एक कांच की नली होती है, एक कांच का पात्र लिया जाता है। सबसे पहले एक कांच का क्या लिया जाता है, पात्र। ये क्या है, कांच का पात्र है, इसमें लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूँ, कांच का क्या लिया जाता है, पात्र। इस कांच के पात्र में एक प्लेटिनम का तार डुबोया जाता है। इस कांच के पात्र में एक प्लेटिनम का तार डुबोया जाता है, जिसके निचले सिरे पर एक पीटी ब्लैक युक्त पीटी की पट्टिका लगी होती है, और उस कांच के पात्र में 1m HCl का विलयन भरा जाता है। पीटी ब्लैक युक्त पीटी की पट्टिका युक्त जो पीटी का तार होता है उसको 1m HCl के विलयन में डुबो देते हैं, और इस कांच की नली के पार्श्व से 1 atm दाब पर हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो ये चित्र किसका है बताओ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। वापिस से समझ लेते हैं, कांच का पात्र है, ये तो कांच का पात्र है। इस कांच के पात्र में किसका विलयन भर लिया, HCl का। कितने m सांद्रता का, 1 m सांद्रता का। इसमें प्लेटिनम का क्या लगा दिया, तार लगा दिया, जिसके निचले सिरे पर क्या लगी हुई है, पीटी ब्लैक पीटी की पट्टिका। ये पीटी का तार और ये पीटी ब्लैक पीटी की पट्टिका, और कांच की नली
के पार्श्व से साइड से एक एटीएम ताप पर कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छे से इस चित्र को देख लीजिएगा और आपने किस प्रकार का चित्र बनाया है उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स आपको निर्धारित करने हैं ईमानदारी से। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मानों के आधार पर उनकी अपक्षय क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित करो। है ना, क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको इनकी अपक्षय क्षमता बतानी है। तो याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज़्यादा माइनस में होता है उसकी अपक्षय क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितना ज़्यादा प्लस में होता है उसकी अपक्षय क्षमता उतनी ही कम होती है। ये आप मतलब गांठ बांध लो इस बात की, जब भी अपक्षय क्षमता का क्रम पूछे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ज़्यादा माइनस में होगा, यानी वो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी ऊपर आएगी उसकी अपक्षय क्षमता उतनी क्या होगी? ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो, सबसे ज़्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका है? माइनस में बी का। माइनस में सबसे ज़्यादा किसका है? बी का, है ना। तो बी, फिर डी, उसके बाद में बताओ प्लस में जितना ज़्यादा होगा अपचय क्षमता उतनी कम होगी, तो फिर ए आएगा और फिर क्या आएगा? सी। तो आंसर हो जाएगा बी डी ए सी। बी डी ए सी, ये देखो ये आंसर क्या हो गया? बी डी ए सी हो गया। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव व मानक ऑक्सीकरण विभव के मान परस्पर किस प्रकार संबंधित होते हैं? तो याद रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव के जो संख्यात्मक मान होते हैं, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो हमेशा बराबर होती है। चिन्ह क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। जैसे कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मैं कहूँ मानक अपचयन विभव प्लस 0.34 वोल्ट है, तो मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होगा? माइनस 0.34 वोल्ट। याद रखिएगा, किसी धातु के मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों के संख्यात्मक मान आपस में बराबर होते हैं, चिन्ह विपरीत होते हैं, यानी एक का प्लस का होगा और एक का क्या का होगा? माइनस का। तो देखो मैंने आंसर लिख दिया है, दोनों के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और एक बात आपको मैंने और बताई थी, वो भी याद रखनी है कि जब तक कुछ ना कहा जाए दिया गया इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव होता है। चलिएगा, डी बाई हक्कल ओनसागर समीकरण लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11, है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आंसर बताए, उन सब के आंसर्स के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी में मार्क्स देके मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। डी बाई हक्कल ओनसागर समीकरण लिखिए। तो ये है आपकी डी बाई हक्कल ओनसागर समीकरण। थोड़ी है डरावनी सी, लेकिन आपको याद करनी है। लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है लैम्डा नॉट एम माइनस, फिर ब्रैकेट में है 82.5 बट्टा डी टी की पावर 1/2 नीटा। नीटा इसके गुणा में है, जहाँ डी क्या है? विलायक का परावैद्युतांक, टी है तापमान, एन है विस्कासिता, प्लस 8.2 गुणा 10⁵ बट्टा डी टी की पावर 3/2 लैम्डा नॉट एम रूट सी, है ना। ये क्या है? डी बाई हक्कल ओनसागर समीकरण। इसको रट लीजिएगा आप, परीक्षा में क्या पता पूछ ली जाए। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम, फिर ब्रैकेट में है 82.5 बट्टा डी टी की पावर 1/2 गुणा नीटा, प्लस 8.2 गुणा 10⁵ बट्टा डी टी की पावर 3/2 गुणा लैम्डा नॉट एम, कोष्टक बंद, और बाहर है रूट सी, जहाँ डी विलायक का परावैद्युतांक है, टी तापमान, और एन क्या है? विस्कासिता। क्वेश्चन नंबर 12 है, 298 केल्विन ताप पर 0.2 एम केसीएल विलयन की चालकता 0.0248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। इस विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है? लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा गुणा 1000 बटा एम, है ना। बहुत आसान है। तो आपको सब मान तो दे रखे हैं, बस मान रखने ही है। कापा का मान कितना दे रखा है? 0.0248 गुणा 1000, और बट्टे में बताओ किसका मान रखोगे? मोलरता का, है ना। इसको सॉल्व करोगे आएगा 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 124। कर सकते हो क्या? समझ में आ गया? ये देखो, लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है कापा गुणा 1000 बटा एम, है ना। कापा का मान आपको दे रखा है 0.0248 गुणा 1000 बटा 0.20, सॉल्व करोगे 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन की चालकता तनुता बढ़ाने पर कम क्यों हो जाती है? चालकता का जो संबंध होता है वो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या से होता है ना। किसी विलयन के प्रति एकांक आयतन में कुल कितने आयन हैं, है ना, उससे संबंधित होती है चालकता। तो जब हम किसी विलयन की तनुता बढ़ाते हैं, यानी उसमें पानी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, पानी या जल मिलाते हैं, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में क्या आती है, कमी आती है, इसलिए चालकता में कमी आएगी। तो तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में उपस्थित कुल आयनों की संख्या में कमी आने के कारण चालकता में क्या आती है, कमी। इसका मैंने डिटेल में ना वीडियो में पढ़ा रखा है, आप उसको देखिएगा। उस चैप्टर का जो, इस चैप्टर का जो ये वाला वीडियो है ना जिसमें ये पढ़ा रखा है, उसको जब आप देखो तो आप ध्यान से समझना। इसका कारण भी बताया था प्रॉपर, इसको मतलब एक्सप्लेन किया था मैंने। फिलहाल मैं यहाँ पर केवल सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो इतनी बात बता रहा हूँ जो आपको परीक्षा में लिखनी है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में क्या आती है, कमी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित आरेख में ए व बी को पहचानिए व प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित आरेख में ए व बी को पहचानिए व प्रत्येक का एक एक क्या देना है, उदाहरण। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है ना सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके राजस्थान बोर्ड में पूछा जा सकता है। ये देखिएगा, इसमें आपको क्या दो रेखाएं दे रखी है, दो ग्राफ दे रखे हैं, एक तो सीधी रेखा है और एक ऐसे थोड़ी मुड़ी हुई है, और ग्राफ है लैम्डा नॉट एम और रूट सी के बीच में। तो देखो ये जो मुड़ी हुई रेखा होती है ना, थोड़ी ढाल वाली, है ना, वो तो होती है दुर्बल विद्युत अपघट्य की, और जो सीधी रेखा होती है वो प्रबल विद्युत अपघट्य की होती है ना। दुर्बल रेखा तो किसकी होती है, सॉरी मुड़ी हुई रेखा तो किसकी होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की, और सीधी रेखा किसकी होती है, प्रबल विद्युत अपघट्य की। तो ए तो क्या हो जाएगा, ए तो हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य और बी हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य, है ना। ए तो हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य और बी क्या हो जाएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। अब बात आती है कि ए का उदाहरण, तो आप किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य का उदाहरण लिख सकते हो। जैसे सबसे बेस्ट है, वैसे तो किसी का भी लिख सकते हो ना, सारी बेस्ट है, लेकिन हमें आसानी से याद रह जाता है एसिटिक अम्ल। और प्रबल के लिए आप लिख सकते हो NaCl या KCl या कोई भी प्रबल विद्युत अपघट्य। और प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं मैंने सब कुछ बता रखा है, बस देरी इसी चीज़ की कि आपने उस वीडियो को देखा या नहीं देखा। देखा है तब तो याद होगा। तो बताओ, ए तो हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य, बी हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य, ए का उदाहरण हो जाएगा एसिटिक अम्ल और बी का उदाहरण हो जाएगा NaCl या KCl। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 ही है ना, 15 ही है। आप एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता को कैसे ज्ञात करेंगे, किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो ये तो कोलराउस के नियम में जो हमने उसका प्रथम अनुप्रयोग पढ़ा था उस पर आधारित है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो लैम्डा नॉट एम एसिटिक अम्ल आपको ज्ञात करना है, तो इसको हम कोलराउस के नियम से ब्रेक करके लिख देंगे लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस में, है ना। ये मैंने बता रखा है आपको वहाँ पर। अब इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, है ना, लैम्डा नॉट एम CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस। अब इसके लिए आपको 3 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होंगे, 3 मोलर चालकताएं रिक्वायर्ड होंगी, 3 सीमांत मोलर चालकताएं रिक्वायर्ड होगी। लैम्डा नॉट एम सोडियम एसीटेट, लैम्डा नॉट एम सोडियम क्लोराइड, लैम्डा नॉट एम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करके लिख देंगे ऐसे, फिर इसको ब्रेक करके लिख देंगे ऐसे, और इसको ब्रेक करके लिख देंगे ऐसे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो 4। अब आपको चाहिए क्या, है ना, आपको इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन 1 में है क्या क्या, एक तो है लैम्डा नोट CH3CO माइनस, ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 से। तो एक तो आप इक्वेशन नंबर 2 ले लोगे, एक आपको चाहिए लैम्डा नोट H प्लस, ये आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 में। तो एक आप ले लोगे 4 और दोनों को जोड़ दोगे, क्योंकि जो चीज़ें चाहिए होती है उसको जोड़ देते हैं। और जब आप इक्वेशन 2 लोगे तो साथ में लैम्डा नोट Na प्लस आ जाएगा, और 4 लोगे तो लैम्डा नोट Cl माइनस आ जाएगा। तो इन दोनों को हटाना भी पड़ेगा, और हटाने के लिए हम 3 को क्या कर देंगे माइनस, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के। तो इक्वेशन 1 का जो मान होगा वो बराबर हो जाएगा 2 + 4 - 3 के, है ना। इक्वेशन 2 + इक्वेशन 4 - इक्वेशन 3। ये देखो, इसको सॉल्व करके भी यहाँ पे मैंने पूरा बता रखा है, आप नोट्स में देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और वहाँ पर आप इसको और ज़्यादा समझ सकते हैं, चलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 15 था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। क्वेश्चंस का जो स्तर था वो मैंने
एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चंस इजी रखे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कल आपका जो टेस्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 का होगा, जो रासायनिक बल गतिकी होगी, है ना। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।